नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछली कक्षा में मूल अधिकारों की बात की थी। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। इन सिद्धांतों को हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। संविधान के भाग 4 का, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवेचन किया गया है, इसका उद्देश्य उस सामाजिक और आर्थिक क्रांति को मूर्त रूप प्रदान करना है जिसे स्वाधीनता के पश्चात पूरा करना बाकी रह गया था। अब हम ये देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। निर्देशक सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिन्हें वे कानून के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग कर इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूरा और उचित रूप से पालन हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बताया। इस आधारभूत सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जिन आदर्शों की प्राप्ति भारतीय राज्य का लक्ष्य है, ये उन आदर्शों को हमें बताते हैं। ये महात्मा गांधी का जो राम राज्य का जो सपना था, जो महात्मा गांधी की जो सिद्धांत थे, उन्हीं का एक मूर्त रूप है। ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। अब बात आती है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों ही भारत के नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक हैं और इस दृष्टि से इन्हें परस्पर संबंधित रखा गया है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे मूल अधिकार न्याय योग्य हैं कि अगर मूल अधिकारों का पालन नहीं होता तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक न्याय योग्य नहीं है कि अगर राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं माने तो हम किसी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। दूसरा है मूल अधिकार निषेधात्मक है, नकारात्मक है, जबकि कि राज्य को रोकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, निर्देश हैं कि राज्य को निर्देश देते हैं कि आप ये कार्य करेंगे। तीसरा जो अंतर है कि मूल अधिकार प्रस्तावना में प्रयुक्त व्यक्ति की गरिमा का मूर्तिकरण है, जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में प्रयुक्त राष्ट्र की एकता अखंडता का मूर्तिकरण है। चौथा है व्यक्तिवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं मूल अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व समूहवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चता की स्थिति प्राप्त है। मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में कविश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य में ये बात कही थी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत देते हैं। दोनों का उद्देश्य यानी कि दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह है व्यक्ति का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। न्यायमूर्ति के सदानंद हेगड़े ने इस संबंध में लिखा कि सामंजस्यपूर्ण ये संरचना का सिद्धांत है का प्रतिपादन किया। सिद्धांत एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की है। उनका प्रयत्न व्यक्तिगत अधिकार व सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना था। तो कहने का मतलब कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जिन्होंने आगे केवल तत्व कहकर पुकारा गया है में राज्य का आशय वही है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। कि 12 में जो लिखा था ना आर्टिकल 12 में,
कि ये मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होंगे, राज्य के विरुद्ध, तो वहाँ ये आर्टिकल 36 में यही कहा है कि ये राज्य पूरा करेगा। कि राज्य मतलब कि संसद से लेकर राज्य के अभिकर्ता तक सभी जो प्राधिकारी आते हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई एजेंसी हो, सब राज्य के अधीन आते हैं। जब मैंने पहले स्टार्टिंग में मूल अधिकार बताते समय इसकी पूरी परिभाषा बताई थी। आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये तत्व अपरिवर्तनीय तो हैं, किंतु ये देश का शासन चलाने के मूल सिद्धांत होंगे एवं इनका समावेश राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में किया जाएगा, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि आर्टिकल 37 राज्य का कर्तव्य बताता है कि आप ऐसा करेंगे जिससे राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, ऐसे कानून बनाए आप। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें हम पहले आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, इसलिए अधिकांश तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ऐसे न होने दिया जाए कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। साथ ही स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का आर्थिक परिस्थितियों व दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनुच्छेद 39 में ये कहा है कि राज्य बच्चों तथा युवाओं की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होंगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा राज्य करेगा। 7वां है राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयोग करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। 8वां है राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपने अनुरूप अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े। यानी कि मैटरनिटी लीव जो दी जाती है कि जब इस बच्चा जन्म लेता है तो माता को उसकी सुरक्षा के लिए छुट्टियां देने का 6 माह की छुट्टियां देने का प्रावधान किया गया है संविधान के द्वारा। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करे। 10वां है वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। 11वां है राज्य इस बात का प्रावधान करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके। राज्य पशुपालन को अपनी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने, उनके वध को रोकने का प्रयत्न भी करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था से संबंधित निर्देश तत्व जोड़े गए। 13वां है उसी क्रम में अनुच्छेद 39A में ये कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्था, योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असामर्थ्य या अन्य किसी कारणों से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में से वंचित न रह जाए।
14 है अनुच्छेद 43 से राज्य उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार के से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। 44वें संविधान संशोधन अप्रैल 1979 में ये कहा कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों से संबंधित भेदभाव को कम करेगा प्रयत्न करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों और समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा है सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधियों में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों या अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के विशेषतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से इनकी रक्षा करेगा। तीसरा है न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और अपनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयत्न करेगा। विधान लागू होने के बाद 10 वर्ष के समय से राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अब ये मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन को स्थापित करेगा एवं व्यवस्था करेगा कि इन इकाइयों को स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सकें। राज्य यह संकल्प, ये कर्तव्य है राज्य का कि निश्चित कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक व ऐतिहासिक रुचि के स्थान की जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा करेगा, यानी कि 48A जोड़ा गया कि राज्य देश में के पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार का प्रयत्न करेगा। राज्य के द्वारा वन्य जीवन की सुरक्षा का भी प्रयत्न करेगा। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में कि हमारे देश का आदर्श वसुधैव कुटुंबकम रहा है और हमने सदैव शांति तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्न आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय और समानतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाएगा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। इन तत्वों के आधार पर भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना होगी और हमारे देश एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त हो सके। तो ये तो हमने नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करके बताया। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है। ये पहला आलोचक ये कहते हैं कि वैधानिक शक्ति का अभाव है, कि आलोचक ये कहते हैं कि ये शुभ इच्छाएं हैं, नैतिक उद्देश्य हैं, ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, कि इनको न्याय योग्य नहीं है, इसलिए कोई अगर राज्य इनका पालन नहीं करे तो न्यायालय में हम नहीं जा सकते, इसे पालन नहीं करा सकते, इसलिए ये आलोचना की गई। दूसरा है अस्पष्ट और अतार्किक रूप से संग्रहित है। ये अस्पष्ट है और अतार्किक व्यवस्थित नहीं है कि लोक कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में अस्वाभाविक है कि एक जो संप्रभु राज्य जो होता है उसमें इन चीज़ों को प्राप्त करना असंभव कहा, ये आलोचक कहते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, इनका बहुत हद तक प्राप्त कर लिया गया। अव्यावहारिक एवं अनुचित हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो बताई गई हैं वो अव्यावहारिक है, अनुचित हैं।
जैसे सामाजिक न्याय आज तक पूरा नहीं हो पाया, आर्थिक न्याय आज तक पूरा नहीं हो पाया। संवैधानिक द्वंद्व के कारण भी होंगे ये कि संविधान में द्वंद्व भी इनकी वजह से बढ़ेगा। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व की आलोचना के बाद हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व असंगत या असामयिक होने का जो तर्क दिया गया है वो गलत है। ये आज भी इनकी उपयोगिता है, ये असंगत नहीं है। ये समाज में आज जो सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय की नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनको मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्व देकर इनका पालन करवाया जाना चाहिए। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है कि कानूनी शक्ति नहीं हो, लेकिन जनता की शक्ति है कि जब राजनेता जनता के समक्ष वोट मांगने जाते हैं तो वो इन्हीं का सहारा लेते हैं। चरम सीमाओं से रक्षा करता है कि कोई निरंकुश ना हो जाए, उससे भी ये रक्षा करता है। नैतिक आदर्शों के रूप में भी इनका महत्व है कि ये हमें, हमारे जो शासक हैं जो सत्ता के बल पर मनमर्जी करने लगते हैं, तो उनके लिए ये एक आदर्श के रूप में कार्य करवाने में मदद करते हैं। संविधान की व्याख्या में सहायक है कि संविधान में कहीं वो हो तो ये व्याख्या करने में भी सहायक होते हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार भी यही है कि कितना लोक कल्याणकारी कार्य किस सरकार ने किया, तो वो सरकार बेस्ट होती है। और कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें व्यवस्था है। अब बात आती है निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की, कि नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन की समस्या पुलिस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य और संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने की जो समस्या है उसका ये निदान है कि निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक सामाजिक न्याय। इनमें आर्थिक सामाजिक न्याय के जो प्रमुख जो मुद्दे हैं या बातें हैं वो जो हमारे सामने है कि अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना करें, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन हों, बालकों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा हो, छोटे कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हो, ऐसा व्यक्तियों को राजकीय सहायता और सभी व्यक्तियों के लिए कानूनी न्याय की प्राप्त हो, ये व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व करते हैं। आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति का लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर धन तथा तीव्र गति से आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक विकास आवश्यक है। संविधान लागू किए जाने के समय से ही इस दिशा में शासन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे मोटे मोटे रूप से। जैसे जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत और भूमि सुधार किया गया। 1951 में ही जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भूमि सुधार कानून आया जो संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भूमि पर जोतने वाले का ये अधिकार होगा, ये व्यवस्था की गई। दूसरा है पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास के लिए नियोजित योजनाएं बनाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 12 तक चली, 9% विकास। तो इस तरह से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य लगे, 5 साल में हम ये इतना विकास करेंगे, ये विकास करेंगे। आजकल योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया और ये योजनाएं थोड़ी सी अब नहीं बन पा रही है, क्योंकि सरकार दूसरी विचारधारा की आई है, तो सबका कार्य करने का तरीका एक अलग होता है। तो इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ऋण, आवास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा चुके हैं। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा चुका है। तीसरा है पंचायत राज और स्थानीय स्वशासन की दिशा में कि नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत की स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई की राय देने की बात कही गई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से अपने नागौर जिले में पंचायत राज को अपनाया। 1993 में इन्हें वैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को दिया गया, जैसे नगर निगम, नगर पालिका है ना, और इनका गठन की बात संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 1998-99 में कानूनों में संशोधन कर MP, UP, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों की पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक
संपन्न बनाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए भी राज्य ने कार्य किया, जैसे SC ST OBC के लिए संविधान और शासन ने विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सरकारी नौकरियों में इनके लिए विशेष जो दावों की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता निवारण के लिए कई कठोर कानूनों का निर्माण किया गया है। SC ST के बालक बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ, पोशाक, निःशुल्क शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था, शिक्षित करने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा कर रही है सरकार। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना। तो 1973वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 30% पंचायत राज और जो स्थानीय यानी प्रशासन में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1993 में केंद्र सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिया। तो ये चीज़ें केंद्र के सरकारों के द्वारा राज्य किया गया। सामाजिक सुरक्षा के लिए युवाओं व बालकों की शोषण से रक्षा करने के लिए अनेक कानून बनाए गए। वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई। बीमार तथा दुर्घटना के विरुद्ध सरकार के लिए कुछ सीमा तक मजदूरों की भी बीमा योजना लागू की गई है। बेरोजगार बीमा योजना लागू की गई है। तो ये नीति निर्देशक तत्व एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के एक प्रयत्न है, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी अपन इतना ही बात करते हैं। आगे अपन नेक्स्ट जो क्लास लेंगे देखते हैं संघीय कार्यपालिका की हम चर्चा करें। धन्यवाद।